हेलो डियर स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। आज हम अपवर्तन का कारण, अपवर्तन पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसका मेन रीजन क्या है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। तो अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण मतलब अपवर्तन का क्या रीजन है, क्यों होता है अपवर्तन, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अपवर्तन हमने पढ़ा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन होता क्यों है? जब प्रकाश किरण भिन्न भिन्न माध्यमों में, प्रकाश किरण जो होती है, प्रकाश किरण का अलग अलग माध्यमों में वेग अलग अलग होता है और वेग के इस अंतर के कारण ही प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। मतलब क्या हो गया, प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में, भाई पहला माध्यम अलग है दूसरा माध्यम अलग है, तो प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग भिन्न भिन्न होता है। इस वेग में इस अंतर के कारण ही प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। तो इसका मेन रीजन यही है। वही जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है और फलस्वरूप वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो इसी को हम देख रहे हैं आज, अपवर्तन का कारण। तो लिख सकते हैं प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न, प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग भी क्या होगा, प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग भिन्न भिन्न होता है, माध्यमों में वेग भी भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग भी भिन्न भिन्न होता है। वेग में इस अंतर के कारण ही, वेग में इस अंतर के कारण ही प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। वेग में इस अंतर के कारण, वेग में इस अंतर के कारण, वेग में इस अंतर के कारण ही अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश किरण का, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वही कंडीशन है। तो प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, वेग भी भिन्न भिन्न होता है और वेग में इस अंतर के कारण ही प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये मेन कारण है इसका। तो अब आगे लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का वेग कम हो जाता है, करती है। तो प्रकाश किरण का वेग कम
हो जाता है, तो वेग कम हो जाएगा तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वेग कम हो जाता है और फलस्वरूप वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, और फलस्वरूप वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का वेग कम हो जाता है, फलस्वरूप वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे प्रकाश किरण, जैसे कोई माध्यम है और ये यहाँ पर हमारे पास वायु है और यहाँ पर क्या है, जल है, तो ये हो गया आपके पास विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो यहाँ पर तो विरल माध्यम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेग ज्यादा है, और जैसे ही ये इस जल के अंदर प्रवेश करेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम, और वेग कम होते ही जिस गति से चली उस गति से जाकर कम हो जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये पहली कंडीशन अपन इसमें लिख सकते हैं। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, मतलब ये हो गया, यदि, इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर माध्यम एक का वेग माध्यम दो के वेग से ज्यादा है तो किसका मान ज्यादा होगा, वेग इसका ज्यादा है तो पहले माध्यम का ही कोण ज्यादा होगा, मतलब R इज लेस देन I, मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा। ये पहले के लिए ये कंडीशन अगर अपन देखना चाहें, ये जो लिखी है ये इस कंडीशन अप्लाई इसके तहत होगी। मतलब यदि पहले माध्यम का वेग ज्यादा है किससे, दूसरे माध्यम से, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण पहले माध्यम के आपतन कोण से क्या होगा, कम होगा। दूसरी, ये तो लिख लिया मैंने, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही हो। नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, उल्टा करते हैं इसका, सघन माध्यम से विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का वेग, तो प्रकाश किरण का वेग अधिक, प्रकाश किरण का वेग अधिक, पहले कम था अब क्या हो गया, अधिक हो जाता है, और फलस्वरूप वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब उसका उल्टा है, मतलब ये कंडीशन हो गई, यदि V1 इज लेस देन V2, माध्यम पहला जो माध्यम है उसका वेग क्या है, कम है, किसे, माध्यम दो से हो, तो R इज ग्रेटर देन I, मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ये कंडीशन है। अब जो है
पहला माध्यम अपन ले रहे हैं जल, प्रकाश किरण ये ले लो, ये जल ये ले लो, कुछ भी, ये जल है पहला माध्यम। जल से प्रकाश किरण चल रही है और ये अभिलंब से यहाँ पर वेग, क्या है इसका वेग कम है, और दूसरे माध्यम वायु है, इसका वेग अधिक है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये हमारे पास था अपवर्तन का मेन रीजन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे टॉपिक तो पहले ही हो गया हमारा, लेकिन अपवर्तन का कारण भी मैंने लिखवा दिया है। इसे आवश्यकता नहीं इसकी, लेकिन याद रखने के लिए ये हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से अपवर्तन होता है और उसका मेन रीजन क्या होता है। ये V1 इज ग्रेटर देन V2 भी मैंने बता दिया है कि अब देखो, चाहो तो इसको लिख सकते हैं वेग, अगर वेग बढ़ रहा है, वेग ज्यादा है तो कोण भी ज्यादा होगा। अगर इसको नोट लगा के अपन लिखे तो ये भी लिख लें, मतलब इसमें क्या स्थिति क्लियर हो रही है वो भी देख सकते हैं ध्यान से। वेग यदि अधिक है, मतलब वेग अधिक है, ये एरो अब जा रहा है, वेग अधिक है तो कोण भी क्या होगा, कोण भी अधिक होगा, बढ़ेगा। मतलब वेग ज्यादा है तो कोण का मान भी ज्यादा रहेगा। और ये पहली में जो लिया था, दूसरी कंडीशन में वेग यदि कम है, क्या है वेग का मान कम है तो कोण भी क्या रहेगा, कोण का मान भी क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब इसमें ये स्पष्ट हो रहा है वेग अधिक है तो कोण भी अधिक होगा, और वेग कम है तो कोण भी अधिक होगा। यहां पर देखें हम, ये पहली कंडीशन, ये पहले माध्यम का वेग अधिक है तो पहले माध्यम में क्या बनेगा, आपतन कोण, तो पहले माध्यम का आपतन कोण भी ज्यादा होगा। दूसरे माध्यम का वेग कम है तो उसका अपवर्तन कोण भी कम रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी में चले हम, वेग कम है, पहले माध्यम का वेग कम है तो पहले माध्यम का आपतन कोण का मान भी कम है। दूसरे माध्यम का वेग अधिक है तो दूसरे माध्यम में बनता है अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण का मान भी ज्यादा है, जो कि यहाँ स्पष्ट हो रहा है, मैंने नोट में लिख दिया। अगर वेग का मान ज्यादा होगा, पहले माध्यम का वेग ज्यादा होगा तो उस माध्यम का कोण भी ज्यादा होगा, और यदि वेग कम है तो उस माध्यम का कोण भी कम होगा। ये हमने अपवर्तन का कारण देख लिया है। अपवर्तन का मेन कारण तो क्या है कि प्रकाश किरण भिन्न भिन्न माध्यमों में, प्रकाश किरण जो होती है वो अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरती है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में उसका वेग भी भिन्न भिन्न होता है, और वेग में इस अंतर के कारण ही अपवर्तन होता है। अब जो अपवर्तन के से संबंधित घटना पढ़ेंगे वहां पर ये चीज हमें, ये जो कंडीशन लिखी है मैंने अपवर्तन का कारण इस वजह से लिखा है, वो हमारे वहां आगे सब जगह काम आने वाला है। तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं अभी से रिलेटेड अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना, तो हम ले रहे हैं अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। तो ये हो गया हमारे पास अगला टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। जो कारण लिखा है वो कारण सब जगह इन घटनाओं में काम आएगा। तो देखते हैं हम, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। फेनोमेना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम देख रहे हैं अब सबसे पहले घटना तारों का टिमटिमाना, मतलब पहला हम ले रहे हैं तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। मतलब तारे में टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। हमने देखा होगा रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वो क्यों आते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब ये हमें चमकते हुए या टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं।
ये पढ़ने जा रहे हैं अब हम, तो तारों का टिमटिमाना पहला, इससे संबंधित जो घटना है, पहली घटना ले रहे हैं तारों का टिमटिमाना। तो देखें, तारे जो होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं, पास में होते हैं क्या? नहीं होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण, तारे हमसे क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है, और दूरी पर होने के कारण उनका जो प्रतिबिंब है वो हमारे आंख के रेटिना पर एक बिंदु के बिंदुवत बनता है, या बिंदु के समान बनता है। मतलब तारे हमसे क्या है, बहुत दूर है, और बहुत दूर होने के कारण उनका जो प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंखों पर या आंख के ऊपर या आंख के रेटिना पर, वो हमें क्या होता है, बिंदुवत बनता है। अब हम बात करें, जब तारों से आने वाली, तारों से जो प्रकाश किरणें चल रही है, तो जो तारों से प्रकाश किरणें चलकर वायुमंडल में संचरित होती है, वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है। तारों से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, वायुमंडल में संचरित होती है। तो वो वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरती है। जब किरणें तारों से चल रही है प्रकाश किरणें, वो क्या है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगी, और वायुमंडल में प्रवेश करके संचरित होगी। तो वो क्या करेगी, वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरती है। भिन्न भिन्न परत मतलब भिन्न भिन्न माध्यम हो गए। भिन्न भिन्न परतों से गुजरने के कारण उनका, भिन्न भिन्न परतों से जब वो गुजरेगी, तो उनके गुजरने के कारण उनका लगातार अपवर्तन होता है। लगातार क्या होगा, उनका अपवर्तन होगा। जब भिन्न भिन्न परतों से गुजरेगी तो लगातार उनका अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण जो प्रकाश किरणें हैं, की दिशा जो है वो लगातार बदलती रहती है। जब लगातार उनका अपवर्तन होता रहेगा तो प्रकाश किरणों की दिशा भी क्या होगी, लगातार बदलती रहेगी, और फलस्वरूप हमारी आंख के, जब ये कंडीशन घट जाती है, और उसके बाद आंख के रेटिना पर तारों का जो प्रतिबिंब लगातार हिलता रहता है, जो हमारी आंख के रेटिना पर जो तारों का प्रतिबिंब बन रहा है वो लगातार क्या होता है, हिलता रहता है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अभी अपन ने अपवर्तन का कारण पढ़ा था, यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। इस वजह से मैंने अपवर्तन का रीजन आपको पहले बताया है कि जब अलग अलग माध्यम में किरण संचरित होगी, जब पहले माध्यम प्रकाश तारों से चला, जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, लगातार क्या होगा, वहां से उनका लगातार अपवर्तन होगा, जिससे प्रकाश किरणों की दिशा लगातार बदलती रहती है, और हमारे आंख पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो प्रतिबिंब लगातार हिलता रहता है, जिसकी वजह से तारे हमें रात्रि के समय टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर? तो अब इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि ओनली थ्योरी, ये जो टॉपिक्स हैं, संबंधित घटनाएं ओनली थ्योरी है। तो देखें, तारे हमसे बहुत अधिक दूर, यहां से स्टार्ट करते थे हम। तारे हमसे बहुत दूर, तारे हमसे बहुत दूर या बहुत अधिक, तारे हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण, तारे हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण, तारे हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनका प्रतिबिंब, तारे हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनका प्रतिबिंब, हमारी आंख के रेटिना पर, उनका प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर, हमारी आंख के रेटिना पर बिंदुवत, मतलब बिंदु के रूप में बिंदुवत बनता है। रेटिना पर बिंदुवत बनता है। जो स्टार्स हैं वह हमसे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं आकाश के अंदर, तो बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण जब उनका प्रतिबिंब बनता है और हमारी आंख के ऊपर, तो हमें बिंदु के समान नजर आता है, मतलब बिंदुवत बनता है। अब बात करें जब स्टार से, तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, जो अभी समझाया मैंने, तो जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें, जब
तारों से आने वाली जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में संचरित होती है, किरणें वायुमंडल में संचरित होती है, वायुमंडल में संचरित होती है, तो वह वायुमंडल की विभिन्न या भिन्न परतों से होकर गुजरती है, तो होती है, तो वह वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरती है, तो वह वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरती है। भिन्न भिन्न परतों से गुजरने के कारण भिन्न भिन्न परतों से गुजरने के कारण भिन्न भिन्न परतों से गुजरने के कारण उनका लगातार अपवर्तन होता रहता है। गुजरने के कारण उनका लगातार अपवर्तन होता रहता है। उनका लगातार क्या होता है? अपवर्तन होता रहता है, जिससे प्रकाश किरणें क्या होगी? जिससे प्रकाश किरणों की दिशा लगातार बदलती रहती है, होता रहता है, जिससे प्रकाश किरणों की दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। तो जब उनका लगातार अपवर्तन होता रहता है, लगातार अपवर्तन होगा, तो जिससे प्रकाश किरणों की दिशा क्या होगी? लगातार बदलती रहती है, और फलस्वरूप आंख के ऊपर जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के ऊपर जो तारों का, वो भी क्या होता है? क्या होता है? हिलता रहता है, जिससे तारा हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। फलस्वरूप आगे बढ़ाएं इसको हम। फलस्वरूप आंख के रेटिना पर फलस्वरूप आंख के रेटिना पर तारों का प्रतिबिंब तारों का प्रतिबिंब क्या होगा? हिलता रहेगा। तारों का प्रतिबिंब लगातार हिलता रहता है, प्रतिबिंब लगातार हिलता रहता है, लगातार हिलता रहता है, तो उसे क्या होगा? और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लगातार हिलता रहता है और
तारे टिमटिमाते टिमटिमाते हुए नजर आते हैं या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये था प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना पहले वाली, तारों का टिमटिमाना, कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। ऐसे इसकी दूसरी घटना है सूर्योदय, मतलब सूर्य जब उदय होता है और जब अस्त होता है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य उदय होने से पहले, मतलब सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले हमें नजर आ जाता है, और सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी नजर आता रहता है कि ये कुछ समय की घटना होती है, ये क्यों होता है, वो भी क्या है, अपवर्तन का ही कारण है। इससे क्या होता है, दिन की लंबाई में 2 मिनट तो सूर्योदय के समय और 2 मिनट सूर्यास्त के समय, तो दिन की लंबाई में 4 मिनट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जो आभासी कंडीशन होती है। वास्तव में सूर्य उदय होता नहीं है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि उदय हो चुका है, वो उस सूर्य उदय की आभासी स्थिति होती है। और सूर्यास्त होने के बाद भी नजर आता रहता है 2 मिनट तक, तो वो भी क्या होता है, आभासी स्थिति होती है, उसको हम देख रहे हैं अभी कि ऐसा क्यों होता है। तो दूसरा हमारा या दूसरी जो हमारी घटना है वो है घटना इसकी सूर्योदय सूर्य उदय के समय, मतलब सूर्योदय तथा सूर्यास्त ये घटना देख रहे हैं हम लोग, सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना क्या है। अब इसमें देखते हैं हम कि डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इससे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारे पास, ये पृथ्वी है, और ये पूरा पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है। यहाँ तो हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं इसको, आगे से तो इसका पृथ्वी का जो चल रहा है, बहुत सारी वायुमंडल है, तो सारी परतें हैं यहाँ से गुजर रही है। चारों ओर है, अपन ने केवल आधा बनाया है। अब देखो यहाँ बहुत सारी परतें गुजर रही है यहाँ से, ये वायुमंडल की बहुत सारी विभिन्न परतें, पहली परत, ये बहुत सारी परतें हैं इसके, हमारे पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है ये, जितना बनाओ उतना ही कम है, जितना भी बनाया जा सकता है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी का क्षितिज हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान, ये क्षितिज है, मतलब इसके ऊपर और नीचे, मतलब ये इसके ऊपर होगा तो सूर्य नजर आएगा कि सूर्य उदय हो चुका है, वो क्षितिज, इसको बोलते हैं अपन क्षितिज। क्षितिज ये क्षितिज रेखा हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी का आसपास का एरिया हो गया, क्षितिज आ गया हमारे पास। अब मैं बोल रहा हूं कि सूर्य उदय होने की घटना, मतलब सूर्य उदय नहीं होता है, तो सपोज ये सूर्य है और सूर्य को ले रहे हैं अपन, ये सूर्य यहाँ पर है, मतलब क्षितिज से नीचे है ये सूर्य, तो नजर कब आएगा, जब ऊपर आएगा, ये सूर्य। अब बात कर रहे हैं अपन यहां से सूर्य की, तो जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है तो उनका भी अपवर्तन होगा, और जो पृथ्वी के पास वाला हिस्सा होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है और ऊपर वाला घनत्व कम होता रहता है, मतलब ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। जितना पृथ्वी के नजदीक होंगे वो सघन माध्यम होगा क्योंकि घनत्व ज्यादा है। उसके बाद जैसे ऊपर जाते हैं
वो घनत्व कम होता हुआ जाता है, मतलब विरलता बढ़ती जाती है। अब प्रकाश किरण यहां से चल रही है और ये वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। तो ये यहां से चली और वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरेगी। जैसे ये विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर ये यहां से आगे जाएगी तो फिर अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये कंडीशन इसकी लगातार चलती रहेगी और ये धीरे 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 झुकती हुई कहां जाएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको ये सूरज जो है कहां पर नजर आएगा, इस दिशा को अगर अपन डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये इस जगह नजर आएगा। कहां पर नजर आएगा, ये यहां पर नजर आएगा। वहां से अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है तो ये है क्षितिज के नीचे, ये सूर्य एस और ये इसकी आभासी स्थिति, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है, सूर्य की वास्तविक स्थिति। और ये है हमारे पास सूर्य की आभासी स्थिति। आभासी स्थिति एच डेस। तो अब देख रहे हैं यहां पर कि सूर्य से चलने वाली, ये सूर्य से चला प्रकाश, ये जा रहा है, ये सूर्य से चलने वाला प्रकाश क्या हो रहा है, वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजर रहा है। तो पहले ये यहां से अंदर की ओर जाएगा तो विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर, अगर यहाँ अभिलंब खींचे तो अभिलंब की ओर झुक गया, फिर ये इस तरह से दूसरी परत में जाएगा, फिर अभिलंब की ओर झुकेगा, फिर अभिलंब की ओर झुकेगा, फिर अभिलंब की ओर झुकेगा, झुकता झुकता नीचे होता जाएगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको सूर्य कहां नजर आएगा, डॉट 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 इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाए तो एस जैसी स्थिति में नजर आएगा। जबकि वास्तविकता में देखें तो अभी सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, सूर्य उदय हुआ ही नहीं, क्योंकि सूर्य कब नजर आएगा, जब क्षितिज से ऊपर जाएगा। तो अभी तो यह क्षितिज तो यहाँ पर है और क्षितिज जब क्षितिज से नीचे है फिर भी हमें नजर आ रहा है, कारण आभासी स्थिति है। रियलिटी में तो ये कहां पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसकी आभासी स्थिति कहां नजर आ रही है, एस डेस पे। ये केवल घटना क्षणिक होती है, केवल 2 मिनट की होती है। ये ऐसा नहीं कि 4 घंटे 3 घंटे पहले तुम सोच लो कि 3 घंटे पहले सूर्य उदय नहीं हुआ हमें नजर आ जाएगा, नहीं आएगा, केवल 2 मिनट की घटना होती है। तो ये यहां से सूर्य उदय नहीं हुआ फिर भी नजर आ रहा है, ये सब अपवर्तन का कारण है। किसकी वजह से आ रहा है, ये अपवर्तन के कारण। तो ये क्लियर है सबको। अब इसको वापस यही चीज अपन को लिखनी है, थियोरेटिकल है। तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय या सूर्य उदय होने से पूर्व एवं सूर्यास्त होने के बाद भी दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य स्थिति से नीचे होता है तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होगी, प्रकाश किरणें वायुमंडल में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो अपवर्तन के कारण क्या होगा, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आगे हम लिख लेते हैं इसको भी, सूर्योदय तो लिखना पड़ेगा, पहले वाला रफ कर देते हैं। चलिए हमारे पास देखो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय होने से पूर्व, पूरा लिख लो, सूर्योदय होने से पूर्व एवं सूर्यास्त होने के बाद, सूर्योदय होने से पूर्व एवं सूर्यास्त होने के बाद भी क्या होता है, सूर्योदय सूर्य मतलब उदय होने से पूर्व, सूर्योदय होने से पूर्व एवं सूर्यास्त होने के बाद भी दिखाई देता है, बाद भी दिखाई देता है। अब उसका रिजल्ट लिख रहे हैं अपन, ये तो क्या था हमारा जो हेडिंग था, दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य स्थिति से नीचे होता है, क्योंकि जब सूर्य क्षितिज
से नीचे होता है, यहां पर ये क्षितिज से नीचे, क्षितिज से नीचे होता है तो क्या होगा, होता है तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें, क्षितिज से नीचे होता है तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें किसमें प्रवेश करेगी, प्रकाश किरणें वायुमंडल के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश किरणें वायुमंडल के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। क्योंकि मैंने बताया ये कि क्या होगा, पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक वाला भाग सघन माध्यम होगा, उससे ऊपर वाला विरल होता जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला विरल होगा, कि घनत्व पृथ्वी के नजदीक वाली जो परत होगी सबसे नजदीक उसका घनत्व ज्यादा है और ऊपर घनत्व कम होता हुआ जाता है। माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण किधर की ओर झुक जाएगी, तो अपवर्तन के कारण प्रकाश किरणें वायुमंडल क्या हो जाएगा, तो अपवर्तन के कारण माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है तो क्या होगा इसे, और हमें सूर्य क्या होता है, क्षितिज से नीचे होते हुए भी क्षितिज के ऊपर उठा हुआ नजर आता है। अभिलंब की ओर झुक जाती है जिससे, या झुक जाती है और हमें सूर्य क्षितिज से नीचे होते हुए भी सूर्य क्या है, भी क्षितिज से नीचे है, फिर भी क्या होगा, वो होते हुए भी क्षितिज से ऊपर, होते हुए भी क्षितिज के नीचे है फिर भी ऊपर आ रहा है, क्षितिज से कुछ ऊपर, ज्यादा तो नहीं, क्षितिज से क्या होगा, कुछ, क्षितिज से कुछ ऊपर उठा हुआ, कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये क्या कहलाती है, आभासी स्थिति आता है। ये कौन सी स्थिति है, या नजर आता है या दिखाई देता है, अर्थात हमें सूर्य की आभासी स्थिति नजर आती, वास्तविक नीचे, लेकिन ये आभासी स्थिति है, अर्थात हमें सूर्य की आभासी स्थिति नजर आती है या दिखाई नजर आती है। तो जो आभासी स्थिति है वही दिखाई देती है या नजर आती है। तो ये दूसरा पॉइंट था इसका, सूर्योदय तथा सूर्यास्त होने के बाद भी क्या होता है, सूर्य जो होता है उदय और अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है। ये इसका रीजन था जो हमने देखा है। ये 2 पॉइंट और ये हमारा अब थर्ड पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बाद अब तीसरा पॉइंट लेंगे हम, इसका संबंधी जो घटना है
थर्ड पॉइंट। तो तीसरी घटना हमारे पास है द्रव से भरे हुए या द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। द्रव से भरे द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसमें देखते हैं हम द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसमें आ जाएगा कि देखो द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसमें हम लेते हैं कि ये जो घटनाएं ये जाने या अनजाने में ये घटना हमेशा यूज करते रहते हैं। देखो आपने देखा होगा कि कोई पात्र है, जैसे घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, जैसे हमने कोई टब लिया और टब के अंदर हमने पानी भरा। टब में पानी भरने के बाद जब हम देखते हैं तो उस टब की गहराई हमें कम नजर आती है। वास्तविकता में गहराई ज्यादा होती है, लेकिन वो पेता हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ऐसा स्विमिंग पूल के अंदर भी होता है। स्विमिंग पूल वगैरह जो भी घटना है वहां पर भी हमें देखने को मिलती है कि क्या होता है कि जब हम स्विमिंग पूल में बिल्कुल क्लियर पानी होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है, जब हम उसमें देखते हैं तो उसका पेंदा हमें नजर आता है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई गहराई नहीं है, क्योंकि पेंदा ऊपर उठा हुआ नजर आता है और हम सोचते हैं इसकी कुछ भी गहराई नहीं है, घुटनों तक की गहराई है। लेकिन जब स्विमिंग पूल के अंदर उतरा जाता है तो पता लगता है गहराई कितनी है, हम उसके अंदर पूरे ही डूब जाते हैं। लेकिन बाहर से देखने पे ऐसा लगता है किसी कुछ भी गहराई नहीं है और हम इजीली अगर उसके अंदर उतरने की कोशिश करें तो गहराई ज्यादा होती है। ये हमें धोखा हो जाता है कितनी बार। तो ये कंडीशन है। या घर के अंदर देखना, कोई गिलास लेना, गिलास के अंदर सिक्का डाल देना, वास्तव में गहराई ज्यादा भी लेकिन सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। ये सब जो घटनाएं हैं ये सब घटनाएं अपवर्तन के कारण ही होती है, जो घटनाएं अपन देख रहे हैं। तो अब जो घटना अपन ने स्टार्ट करी वो करिए द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पात्र भी हो सकता है, सिक्का डाल दो, सिक्का डालते वो भी कुछ पेंदे से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सबकी घटनाएं एक ही। तो द्रव से भरे पात्र को ऊपर से देखने पर पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह भी किस कारण होता है? यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सबसे पहले कारण लिखते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू भी इसको समझते हैं। द्रव से भरे पात्र, द्रव से भरे पात्र को ऊपर से देखने पर, द्रव से भरे पात्र को ऊपर से, पात्र को ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर क्या देगा? वो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। ऊपर से देखने पर पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नीचे की अपेक्षा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर पात्र का पेंदा क्या होगा? पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पात्र का पेंदा, पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। द्रव से भरे पात्र को ऊपर से देखने पर, द्रव से भरे पात्र को ऊपर से देखने पर पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये भी क्या होता है? यह प्रकाश के
अपवर्तन, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब देखो इसका तो अभी बाकी डिटेल तो भी लिखेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं हम कि ये कोई पात्र है, कि हम एक पात्र बना लेते हैं। यहाँ पर ये पात्र है हमारे पास, ये पात्र ले लिया हमने, एक थोड़ा बड़ा बना ले, सब स्पष्ट नजर आ जाएगा। ये पात्र ले लिया, ये पात्र है, जिसमें द्रव भरा हुआ है, इस पात्र में ये द्रव भरा हुआ है। ये इस पात्र के अंदर हमने द्रव शो कर दिया, बता दिया है कि पात्र है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है। और पात्र के पेंदे की बात करें तो सपोज यहाँ पर ये पी बिंदु ले लें, जो पेंदा मान लें हम, पेंदे पर कोई भी एक बिंदु लगा दिया कि भाई जब तो नजर आएगा पेंदा कहाँ है। ये बिंदु पी ले लेते हैं, यहाँ पर ये इसकी वास्तविक स्थिति ले रहे हैं। ये पी कौन सी स्थिति है? वास्तविक स्थिति। ये पी पर ये जो बिंदु बनाया है मैंने बिंदुवत, ये इसकी वास्तविक स्थिति रहेगी। अब इस पेंदे को देखें हम तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, इस पेंदे से देखें तो प्रकाश किरणें, ये तो पानी हो गया बाहर, वायु हो गई, तो ये तो हो गया सघन माध्यम, बाहर हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ से ये किरण जो जाती है सीधी, अपन बात करें लंबवत जो जा रही है, लंबवत वाली किरण तो वैसी की वैसी सीधी चली जाएगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये एक किरण सीधी जाती है, इसकी बात करें ये प्रकाश किरण लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है, ये सीधी, तो ये तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं आएगा। ये लंबवत है, अभी लंबवत, ये पी आर डाल दो ना। और दूसरी किरण जो यहां से चलती है तिरछी, ये किरण यहां से चल रही है इस बिंदु पी से, तो ये हो गया हमारे पास अभिलंब। ये ले लिया हमने अभिलंब, यहां पर ये अभिलंब, या ये अभिलंब ले लो, ये अभिलंब है एन और एन डैश। अब देखें जो प्रकाश किरण यहां से जा रही है सिक्के से, सॉरी सिक्का क्या, इसके पेंदे पे जो बिंदु पी ले रहा है, यहां से चलने वाली प्रकाश किरण ये सघन माध्यम में चल रही है और यहाँ पर आकर ये माध्यम हो गया बार, ये बार वाला माध्यम आने वाला है। ये तो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, अभिविरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में चलती हुई जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में संचित हो रही है, अब कहाँ जा रही है? यहाँ पे विरल माध्यम, क्योंकि अंदर पानी है बाहर वायु है, तो सघन से जैसे ही विरल में जाएगी प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हटेगी और ये अभिलंब से दूर हट जाती है प्रकाश किरण। ये अभिलंब से, ये अभिलंब इधर है तो इधर झुक कर यहाँ से थोड़ी तिरछी जाएगी, ये इधर की ओर झुक गई ये प्रकाश किरण, ये अभिलंब से दूर हट गई क्योंकि ये कोण आई है आपतन कोण, तो ये कोण आर है अपवर्तन कोण, ये आर का मान बढ़ गया यहाँ पर क्योंकि अभिलंब से दूर हट गए। अब ये आपतित किरण, ये दोनों जो किरणें हैं इनको अपन पीछे की ओर, ये किरण तो यही है, अब इस किरण को मैं अगर डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाऊं, इस किरण को डॉट 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 में पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये पेंदा जो यहाँ था, ये पेंदा मुझे यहाँ पर नजर आता है पी डैश पर, जो इसकी आभासी स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी? आभासी स्थिति, ये पी डैश। तो जो पेंदा यहाँ पर था नीचे, ये कहां पर नजर आएगा? मुझे देखने पर इस पी डैश वाले स्थान पर नजर आएगा। तो ये पी एस तो अपने पास आपतित किरण हो गई,
पीटी अपवर्तित किरण हो गई और इसको डॉट डॉट पीछे बढ़ाया तो पी डैश पर मिल गया, तो ये वास्तविक स्थिति और पी डैश पेंदे की आभासी स्थिति। तो ये हमारे पास कंडीशन से, तो अब इस थ्योरी को हम लिख लेते हैं जो हमने बनाया है, इसी को थ्योरी में अपन को लिखना है। तो देखें ये क्लियर है सबको, ये पेंदा था, पेंदे से प्रकाश किरण चल रही है और जैसे ही सघन माध्यम से पानी से बाहर निकलेगी तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और ये एस की डायरेक्शन में जाती है और इसको डॉट और एस टी को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु पी डैश से आती हुई प्रतीत होती, मतलब पेंदा पी पर न होकर पी डैश पे नजर आएगा, इतना उठा हुआ नजर आएगा। ये हमारे पास था ये। अब इसको हम देख लेते हैं, लिख ले वापिस वही, माना कि एक पात्र है, वो तो थ्योरी लिखनी है रास्ता में। माना कि एक पात्र के पेंदे में बिंब पी है, मतलब एक बिंब मान रहे हैं, तो लिख लो माना कि, जो डायग्राम बनाया उसी को लिखना है, माना कि एक पात्र, माना कि एक पात्र के पेंदे में, एक पात्र के पेंदे, एक पात्र के पेंदे में बिंब पी, पात्र के पेंदे में बिंब पी, बिंब मतलब वस्तु जो मान लिया, बिंब पी है। जब इस पात्र में पानी या द्रव भर दिया जाता है, बिंब पी है, ये कब है? जब पानी नहीं भरा हुआ है। माना कि एक पात्र के पेंदे में बिंब पी है जब इस पात्र में, जब इस पात्र में द्रव भर दिया जाता है, जब इस पात्र में द्रव भर दिया जाता है तब, यहां से चलने वाले प्रकाश के बारे में बात करेंगे, तब पी पी डैश आर, तब पी पी डैश आर भर दिया जाता है, तब पी पी डैश आर किरण अभिलंबवत अपवर्तित होती है। तब पी पी डैश आर किरण, ये पहली किरण थी, किरण अभिलंबवत, अभिलंबवत अपवर्तित, अभिलंबवत अपवर्तित होती है। ये तो जो अभिलंबवत थी वो वाली किरण है, दूसरी है जा रही है अभिलंबवत अपवर्तित होती है, जबकि किरण पीएस, जबकि किरण पीएस सघन माध्यम से कौन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि किरण, ये वाली किरण, किरण पीएस सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब करती है तो क्या होगा? तो अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यह अभिलंब से दूर हट रही है और कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? एस टी दिशा में गतिमान होती है। कौन सी? एवं एस टी दिशा में गमन करती है, एवं एस टी, ये वाली डायरेक्शन, एस टी दिशा में गमन करती है। एस टी दिशा में क्या कर रही है? गमन करती है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे, एक तो ये किरण जो गई है उसको भी पीछे, ये भी पीछे, तो यह फिर मिलेगी। इन अपवर्तित किरणों को, इन अपवर्तित किरणों को, इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर
बढ़ाने पर इन अपवर्तित किरणों को, जो अपवर्तित किरणें हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां से आती हुई प्रतीत होती है? ये पी डैश से। बढ़ाने पर यह पी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। पी डैश से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसी लग रही है ये कि ये जो पेंदा यहाँ था, पी से जो किरणें चल रही थी, कहां से चल रही है? पी डैश से, मतलब पेंदा पी की जगह पी डैश पर नजर आएगा। तो क्या हो गया? आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार पात्र का तल जो कहां पर था? पी पर था, वह कहां नजर आएगा? पी डैश पर दिखाई देता है। अतः पात्र का तल, अतः पात्र का जो तल है कहां पर नजर आएगा हमें? अतः पात्र का तल जो पहले पी पर था, अतः पात्र का तल जो पहले पी पर था, वह अब पी डैश पर नजर आएगा। वह अब पी डैश पर दिखाई देगा, या नजर आएगा पर दिखाई देगा। दिखाई देगा। इसलिए द्रव से भरे पात्र का पेंदा ऊपर उठा, क्योंकि पहले नीचे था, कहां पर नजर आ रहा है? ऊपर उठा हुआ। इसलिए द्रव से भरे पात्र का पेंदा, इसलिए द्रव से भरे पात्र का पेंदा क्या होता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये था तुम्हारा टॉपिक, द्रव से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सब अपवर्तन की घटना है जो आपने देख लिए। अब देखिए, इसकी गहराई भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कितनी बार कंपटीशन में पूछता है कि गहराई वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। तो माना कि ये जो आभासी गहराई है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई तो मैंने मान ली h1, क्या मान ली? P1 तक की h1। ये P डैश तक की जो गहराई है, क्या मान ली मैंने? h1। और जो इसकी वास्तविक गहराई है वो ले ली हमने h2, जो वास्तव में पहले गहराई थी वो h2। तो गहराई का फॉर्मूला भी इससे लिख सकते हैं अपन, ये याद रखने के लिए है, मैं लिखा रहा हूं। ये कंपटीशन लेवल वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें काम आता है। तो आभासी गहराई, आभासी गहराई क्या हो गई? आभासी गहराई क्या हो जाएगी? आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे जो भी माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। आभासी गहराई तो जो हमने लिए वो क्या है? h1, स्मॉल h1 बराबर वास्तविक गहराई स्मॉल h2 बटे स्मॉल n, ये अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इससे अब किसी की भी वास्तविक गहराई पूछे, माध्यम का अपवर्तनांक पूछे या पूछे, दो मान दिए जाएंगे, तीसरा मान अज्ञात होगा जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है, जैसे कोई पानी से भरा पात्र है, उसके अंदर अपन जैसे पेंसिल को डाल दें, छड़ को डाल दें, तो छड़ में क्या होती है? मुड़ी हुई नजर आती है। देखना, आज एक गिलास लेना और गिलास के अंदर क्या करना? एक पेंसिल डाल देना या पेन डालना। पेन डालते फिर उसको बाहर से देखना, तो क्या होगा? पानी के अंदर वाला जो हिस्सा है, जहां से पानी के बाहर वाला हिस्सा नहीं, पानी के अंदर वाला हिस्सा ऐसा आएगा कि वो पेन डाली तो पेन मुड़ी हुई नजर आएगी। जहां पानी का हिस्सा शुरू होता है वहां से लेकर अंदर अंदर वाला हिस्सा मुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे पेंसिल टूट गई या पेन टूटा हुआ है अंदर। ये कंडीशन है। ये कंडीशंस अब 4th 5th ये कंडीशन अपन कल लेंगे। आज की क्लास हम यही ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद। और इनको सबको आप लोगों को पढ़ना भी है और नोट्स भी बनाने हैं। थैंक्स।